अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये तुम्हारे लिए ओके। देखिए आप जरा देखिए, सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। चलिए अच्छा काम शुरू करें। इलेक्ट्रिक करंट, आपके पास हक है, जब तक आप 18 प्लस नहीं हो सकता, आपका रोजगार है, आपके पेरेंट्स आपको नहीं निकाल सकते आपके ये इतना नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से, सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। पहले तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि डायरेक्ट करंट, ये थ्योरी पार्ट है, इसको पहले मुकम्मल करें, उसके बाद इसमें और जो डिटेल्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो जो करंट है which remains constant in magnitude and direction remains same or flows in the same direction, एक ऐसा करंट जो कांस्टेंट रहे मैग्नीट्यूड में, ना बढ़े ना घटे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो बदलाव का शिकार न हो, ठीक है, और वो फ्लो करे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको कहते हैं डीसी करंट, यानी जिसमें उसका जो अमाउंट है करंट, जितना भी करंट जा रहा है वो ना घटे और ना बढ़े। फैन बंद कर दो हमिंग। ये बताइए डीसी करंट डायरेक्ट अप्लायंसेस पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? किया जा, चलिए अब देखें आगे, पहले थ्योरी पार्ट कर ले, उसके बाद हम लोग इस पर और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो डीसी करंट मतलब ऐसा करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फेरबदल ना करे, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। जैसे, और ये करंट मिलता कहाँ से, सोर्सेज इस स्टेडी करंट का क्या है, ये है मेनली इलेक्ट्रिक सेल्स, जैसे कि ड्राई सेल होता है, हम लोगों के फोन की बैटरी वो भी ड्राई सेल है, ठीक है। तो यूज्ड इन टॉर्च, क्लॉक एंड रिमोट ऑफ टीवी और एसी, ठीक है, इन सबको ड्राई सेल से डायरेक्ट करंट मिलता है। और करंट का होता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द लोड। लोड का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिए कि जब करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, जबकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर पॉजिटिव, जब शुरुआत में करंट को समझा गया था तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो ये माना गया कि करंट कोई ऐसी चीज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से चल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है। एक्चुअली हम आज की डेट में केमिस्ट्री इतनी जान गए हैं कि जो फ्लो होती है चीज, कोई भी चीज कहीं से कहीं जाती नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अपने सर्किल में तेजी से चलते हैं, ठीक है, वो दूसरे को वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट करते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है ना, तेजी से होता है, और उसके अगेंस्ट फिर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए आप समझिए करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो वहां पर हम कहेंगे कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थ्रू द लोड। और क्यों फ्लो करेगा, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब क्या कर रहा है, लोड पैदा कर रहा है, जब ये लोड पैदा होगा तब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और and its magnitude remains same for a limited time and after that cell gets discharged and gives no current। और ये जो इसका करंट है वो एक टाइम तक तो बराबर से करंट देता रहेगा जो सोर्स है सेल, और उसके बाद क्या होगा, सेल डिस्चार्ज हो, जैसे अपना फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो करंट को थ्रू फ्लो करा रहा है कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाता है। A simple cell is shown in the, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, सिंपल सेल का डायग्राम है, देखिए यहाँ पर इसमें बहुत क्लियरली बताया है, कॉपर की एक प्लेट लगी हुई है, दूसरी कोई और जिंक की प्लेट लगाई, जिंक की प्लेट की तरफ नेगेटिव टर्मिनल,
कॉपर प्लेट की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब इसमें क्या होगा, की लगाया हुआ उसके साथ साथ करंट दिया गया, H2SO4 बीच में सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर इसको देख समझ लीजिए, सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स जैसे कॉपर और जिंक सिंपल सेल में, और कुछ सॉल्यूशन ले लिया गया उसमें उसके अंदर ताकि इलेक्ट्रोड्स डूबे रहें, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम सेल बनाने में यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, सेल दो तरह के यहाँ पर बताए गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह के सेल्स होते हैं। प्राइमरी सेल्स की क्या खूबी है, प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल हैं, ओल्ड स्टाइल सेल आप यू नो नॉन रिचार्जेबल हैं ड्यू टू इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल है, यानी रिवर्स करके फिर से उसी पोजीशन में नहीं आएगी। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कि सिंपल सेल है, ड्राई सेल है, लैक्लांशी सेल, लैक्लांशी सेल, लैक्लांशी एक जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट रहे होंगे तभी कैपिटल लेटर, लैक्लांशी का सेल और डेनियल सेल, ये इतनी तरह के सेल्स के बारे में बताया, ये प्राइमरी सेल्स में है। इनकी क्या खूबी है, एक बार इनको हमने काम में लिया उसके बाद ये रिचार्जेबल नहीं है, रिचार्ज नहीं होते और डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाते हैं। अब दूसरी चीज है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में ये ऐसे सेल्स हैं जो रिचार्जेबल हैं क्योंकि इसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर। ठीक है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। ये सेल्स जो है पहले तो कनेक्ट किए जाते हैं डीसी सोर्स से, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इन सेल्स को पहले क्या करते हैं, डीसी सोर्स से आपने जोड़ा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी एंड लेटर ऑन दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी पहले चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। जब जरूरत होती है तो केमिकल एनर्जी अगेन चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू अ लोड, और ये सब कब होता है, जब किसी लोड से बल्ब या फैन कहीं से जोड़ा जाएगा उसको। These cells are used for a long period of time, क्योंकि जो प्रोसेस है इसके अंदर रिचार्जिंग का, लेड और एसिड एक्यूमुलेटर इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करंट, दोनों तरह की करंट दे सकता है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनको यूज करते हैं कार, ट्रक, इन्वर्टर और मेनी बाइक्स में। एक सेकेंडरी सेल की बात चल रही है। ठीक है, प्राइमरी सेल में तो रिचार्जेबिलिटी होती ही नहीं है ना, और सेकेंडरी सेल में रिचार्जेबिलिटी होती है। अब जरा डिफरेंसेस मेन समझ लीजिए इनके। प्राइमरी सेल में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आपको मिलती है किसमें, सेकेंडरी सेल में। ठीक है, सेकेंडरी सेल मतलब बैटरी, कौन सी, जो इन्वर्टर में आपके घर पे लगी है वो। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, जब डिस्चार्ज कब होता है, जब सेल को हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है। इट हैज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ऊंचा होता है, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होता है। इट ऑफर्स लो इंटरनल, जब हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये लाइट वेट है और इजिली पोर्टेबल है, हैवी वेट होता है और वो बैटरी जाहिर सी बात है कॉस्टली। आप डिफरेंसेस पे ही है ना, वही देख रहे हैं। और आगे चलें, अब आइए इलेक्ट्रिक करंट जिसको आजकल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को व्हेन अ मेटालिक वायर, मान लीजिए कॉपर है, इज नॉट कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ एनर्जी सेल, the motion of free electron is random in the copper wire, but when it is connected with a cell, then these electrons move from lower potential to higher potential। अब समझिए, जैसे कोई भी वायर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिगजैग मोशन।
जैसे ही आप किसी इसको सोर्स से लगाते हैं, एनर्जी सोर्स से, ये सब के सब एक डायरेक्शन में लाइन अप हो जाते हैं। ये लाइन अप होने की वजह से करंट के फ्लो की डायरेक्शन बनती है और ये किधर जाने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस कम है, वहां से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। और करंट किधर फिर चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको कहते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक यूनिट चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस 1 सेकंड में हो तो उसको आप एक यूनिट, यानी इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब करंट यानी इसका एक फॉर्मूला देखिए, सीधे सीधे सामने बता दीजिए, आप उसको मार्क कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। करंट इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, यानी Q क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और T क्या है, टाइम। अब सिंपली यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड, कूलम I का मतलब इंड्यूस्ड करंट एक्चुअली होता है, इसलिए यहाँ पर I ले लिया गया उसका। ठीक है, और चार्ज की जो यूनिट है वो नापने की कूलम होती है, और टाइम की यूनिट SI यूनिट सेकेंड है। तो कूलम पर सेकेंड को आप एम्पियर भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, अब करंट का डायरेक्शन क्या है, ये जो एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं B से A तक। ठीक है, टर्मिनल B से टर्मिनल A तक, टर्मिनल B से टर्मिनल A की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और कन्वेंशनली जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो का वो किधर की तरफ से है, ए से बी। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है ए से बी की तरफ। ए भी क्या है, ए से बी की तरफ। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का फ्लो का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए कि I यानी करंट 1 एम्पियर है और टाइम 1 सेकेंड अगर है, मान लेते हैं, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन टी के हिसाब से Q कितना होगा, 1 कूलम्ब। 1 कूलम, Q मतलब चार्ज होगा। ठीक है, और Q इक्वल्स टू NE, ये NE कहां से आ गया ये समझ लीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर N इज द करंट और चार्ज में डिफरेंस ये है कि करंट जो चार्ज है पहले माना जाता था कि एक ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो है चार्ज, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। नोबडी नोज एग्जैक्टली, कोई नहीं जान सकता क्या है कि एक मोशन, जैसे पानी में जो हलचल मचती है, लहर चलती है, तो लहर क्या है, पानी ही तो है। तो उसको हम कहते हैं आप वाटर करंट कहते हैं। हवा एक फ्लो में चले एक तरफ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो एयर करंट है। ठीक है, मतलब जब बहुत सारे चार्जेस इकट्ठा होकर के चलने लगे तो आप समझ लीजिए करंट बना। तो चार्ज और करंट में यहाँ पर दिया ना, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू Q अपॉन टी, यानी कूलम पर टाइम। I इक्वल्स टू कितना चार्ज पर सेकेंड मूव कर सकता है उसको करंट कहते हैं। तो एक अलग अलग यूनिट नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। जो चार्ज जितना भी मौजूद है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 10, 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम जितना भी, वो 1 सेकंड में कितना मूव करेगा ये कहलाएगा करंट, जो मूवमेंट है। ठीक है ना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी Q इक्वल्स टू NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो N इक्वल्स टू 1 बाई E, 1 अपॉन E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 अपॉन E मतलब 1 अपॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब हुआ, 6.25 इंटू 10 to the power -18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी कंडक्टर से पर सेकेंड, तो 1 एम्पियर करंट होगा। यानी एक नेगेटिव टर्मिनल से 6.25 इंटू 10 to the power इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में अगर मूव कर जाएं तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट चला। अब छोटी यूनिट्स मिली और माइक्रो एम्पियर होते हैं। मिली एम्पियर 10 to the power -3, और माइक्रो एम्पियर की बात करें 10 to the power-6 एम्पियर हो जाएगा। अब अलग अलग जो यहाँ पर देखिए जो बताई जा रही है चीज, वो अलग अलग सिंबल जो इलेक्ट्रिक करंट में यूज किए गए, इनको गौर कर लें। सेल का जो सिंबल है वो देखिए, और बैटरी का सिंबल, दोनों सिमिलर हैं, बट फर्क क्या है दोनों में। सेल में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ठीक है, और बैटरी में वही सेम लाइन ज्यादा। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल का इशारा है, छोटी वाली लाइन है ना। देन की, अब की क्या है, इट इज यूज टू, की क्यों यूज किया, अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, दो टाइप्स के करंट होते हैं, करंट सोर्सेज जिनको आप एसी सच एज मेन्स ऑफ हाउस एंड एसी जनरेटर। इसका सिंबल, एसी करंट का सिंबल देखिए ऊपर बना हुआ है गोले के अंदर माइनस का साइन। और डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या हैं, जैसे सेल और बैटरी, इसके सिंबल सामने बने हुए हैं। की का क्या इस्तेमाल है, इट इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, या तो सर्किट बनाने पूरा करने के काम आती है, या फिर उसको सर्किट को ब्रेक करने के काम आती है। की ब्रेक करना मतलब करंट फ्लो कर रहा है, अब आपने उसको बंद कर दिया, की ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट का फ्लो रुक गया। अब देखिए प्लग, प्लग का साइन देखिए कैसे बना हुआ, प्लग की इसके अंदर ओपन है, ठीक है, मतलब इसमें अब टैपिंग स्विच का साइन, यानी ओपन स्टेट में है ये सब। और करंट कब फ्लो करेगा, जब क्लोज्ड, किसमें हो, क्लोज्ड स्टेट में हो, ठीक है। तो क्लोज स्टेट में देखिए प्लग की, इसके ऊपर के लिख दिया उन्होंने ना, की का साइन बना दिया, डॉट बना दिए एक बीच में, वो आपका क्लोज्ड हो गया। और टैपिंग स्विच को वो देखिए कंप्लीट कर दीजिए उसमें, स्विच को सिंपली स्विच है तो आपको दिख ही रहा है सामने, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब क्या है, रेजिस्टेंस, यही ना। अब रेजिस्टेंस वायर, ये क्या इसका साइन देखिए जिगजैग जैसा बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस का साइन है। इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय, रेजिस्टेंस किससे बना होता है, नाइक्रोम से, नाइक्रोम से, निकेल और क्रोमियम से और मैग्नीन, इनके साथ बना हुआ वायर होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस वायर। इट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर, इस पर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है, लेंथ और थिकनेस, वायर की लेंथ और वायर की थिकनेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका सिंबल आपको सामने दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट, रियोस्टैट, ये रियोस्टैट क्या है ये भी समझ लीजिए। ये ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को वेराय करता है, वेराय करने का मतलब समझ रहे हैं आप, रेजिस्टेंस को अलग अलग अमाउंट में, उनके अमाउंट को, उनके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है, अलग अलग जगह पे कम या ज्यादा कर सकता है, उसको रियोस्टैट कहते हैं, या वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहलाता है। इसका साइन देख लीजिए, ठीक है। जॉकी कैन बी स्लाइडेड टू चेंज लेंथ ऑफ वायर बाउंडेड ऑन अ सिलिंड्रिकल पॉट, ठीक है। तो जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं ताकि लेंथ ऑफ वायर जो है उसको बदल सके, बड़ा घटा सके। देन रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या है, ये एक वुडन बॉक्स है जिसमें अलग अलग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। सीरीज क्या है वो भी अभी आगे समझ में आ जाएगा। दो तरह से करंट को जोड़ा जा सकता है, सीरीज और उसमें पैरेलल में, ठीक है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज लो एज पॉसिबल, क्यों, सॉरी, बिटवीन टू टर्मिनल्स। अब एम मीटर की बात करें, एम से आपको समझ में आ गया होगा, एम्पियर मीटर की बात करें
यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के नापने के काम आता है, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कनेक्टेड होता है सीरीज में एक सर्किट में, और इसका रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल, बहुत ही कम रेजिस्टेंस इसमें होगा। एमीटर में रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का 0 मानिए, ठीक है। अब आई बारी वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या है, उसका साइन जिसमें V बना होता है उसमें A बना होता है, यही फर्क है। वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है, ठीक है। जबकि दो रेजिस्टेंस कहीं जुड़े हों, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, और इसका रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल, और उसमें एमीटर में एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब आइए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इट इज डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बताता है कि करंट आ रहा है, चल रहा है मूव। लोड क्या है, ये वो अप्लायंस है जिसपे जो करंट, जिसको करंट की जरूरत है ताकि वो कुछ मैकेनिकल काम कर सके, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। कौन, लोड। बल्ब, फैन, हीटर, मिक्सचर, ये सब के सब लोड कहलाएंगे। और कनेक्टिंग लीड्स यानी वायर्स, ये वायर्स हैं जिनमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मौजूद है, मतलब बिल्कुल ही कम रेजिस्टेंस है, और कनेक्ट होते हैं वेरियस कंपोनेंट में, जोड़ते हैं वेरियस कंपोनेंट्स को सर्किट में। अब आइए सिंपल सर्किट की बात करें। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड बाय मींस ऑफ वायर्स और लीड्स to flow current to do some work or to convert electrical energy into another form। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ वायर्स। अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वायर्स और लीड्स के जरिए जुड़े होती हैं ताकि उनमें करंट फ्लो कर सके, टू डू सम वर्क और टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, और क्या क्या साथ ही साथ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में बदल सके। तो सिंपल सर्किट का ये काम है। अब देखिए सिंपल सर्किट, जैसे कि आपको देखिए बगल में बना हुआ है, इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें, एक आपका रियोस्टेट यूज कर लिया उन्होंने, की यूज कर ली, सेल यूज कर लिया, एम मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, यूज कर लिया, ठीक है। और एम मीटर को इसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास लगाया, पूरे में कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे चले। अब आई बारी सिंपल सर्किट्स कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। दो हैं, ओपन सर्किट्स और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में सिर्फ एक फर्क है, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ओपन सर्किट की क्या पहचान है, उसमें आपको जो प्लग की दी हुई है वो ओपन दिखेगी, और क्लोज सर्किट में वो जुड़ी हुई होगी दूसरे एंड पे, ठीक है ना, समझ आ रही बात। और आगे चले, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए, है ना। इंसुलेटर्स वो हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होते हैं और ये करंट को अपने पास से फ्लो नहीं करने देते। ये कंडक्टर्स क्या है, अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी करंट का फ्लो होने देते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे कहीं थ्योरी है तो वो भी पहले क्लियर कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग और करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे भी इस पे। अब आइए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें, दो बनने पलट लिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे आ गए। ये पार्ट क्या क्या नंबर पेज है, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये ना। हाँ, थ्योरी पार्ट कर लेते हैं पहले कंप्लीट, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचते हैं, ताकि एक चीज समझ में आ जाए, तभी आपको न्यूमेरिक्स भी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी यानी पता नहीं कहां, कहीं से भी लाया जा सकता, वहां से एक यूनिट चार्ज को फ्लो करा लें कहां तक, जहां पे हमें जरूरत है वहां तक। इसको कराने में जो काम किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, ठीक है, किसमें, अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज टू अनदर चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। अब पॉजिटिव चार्ज तो मूव करेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज समझ लीजिए। फिर जितना एक यूनिट नेगेटिव चार्ज में ताकत लगेगी, उतना ही एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में भी। यूं समझ लिया अगर हम, या सिंपली ये समझे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप एक इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाएं, तो फिर क्या बनेगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू कैपिटल V से वोल्ट है इसका यूनिट। तो W अपॉन Q, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, कूलम, है ना। ये दोनों मिलाकर के यूनिट बनती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है, स्मॉल v से लिखेंगे। जब दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करेंगे किसी वायर के जरिए, ठीक है, देन ऑल्सो सम वर्क हैज टू बी डन इन शिफ्टिंग चार्ज। और अगर आप दो चार्ज बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करना होता है, टू बी डन इन शिफ्टिंग चार्ज, एक बॉडी से चार्ज निकाल के दूसरी बॉडी में डालने के लिए, या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में चार्ज लेने के लिए, ठीक है। कहां से, सोर्स ऑफ एनर्जी से, मान लिया इलेक्ट्रिक सेल से, और इनको कनेक्ट किया जाए किसी लोड यानी रेजिस्टर से, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। कन्वेंशनली करंट का फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यानी एक यूनिट कितना काम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से, यानी किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अब और आगे चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल की आपने डेफिनेशन समझ ली, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझना आसान है कदरन। कैसे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू शिफ्ट 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। मतलब ये अमाउंट ऑफ वर्क जो किया जाएगा शिफ्ट करने में, एक कूलम चार्ज को कहां से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने में, ठीक है। यानी कितना अमाउंट, कितना काम, एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाए, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है, देखिए फॉर्मूला नीचे बना हुआ, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट भी वोल्ट है। अब आइए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। ये इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब आप, ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, ठीक है। किसमें रुकावट है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा की जाए, ठीक है। क्यों होती है ऐसी रुकावट, उनकी फिजिकल स्टेट की वजह से, ठीक है। बेसिक कॉज जो रेजिस्टेंस का है वो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थ्रू आउट कंडक्टर मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनका जो टकराना है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, ठीक है। विद पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर व्हेन, जब करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव आयंस के साथ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, उससे क्या होगा, थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। और नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे नेचर, शेप और टेम्परेचर, कंडक्टर का नेचर, शेप और
टेम्परेचर पर, है ना। तो जब मेटल वायर कंडक्टर कनेक्टेड नहीं होता है किसी सेल से, तो मोशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो रैंडम होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है ना। और जैसे ही कभी इसमें करंट हम डाल देते हैं, करंट से इसको जोड़ देते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, तो क्या होता है, देन ड्यू टू पुशिंग फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एवरेज स्टीडी यानी कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट मतलब रगड़ खाते हुए, है ना, चलते हैं। इस फ्लो में क्या होता है, कोलिजन ऑफर किए जाते हैं कंडक्टर के जरिए। और कोलिजन कैसे, कोलिजन जो ऑफर होता है, जो मतलब जो टकराए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं मेटल के रेजिस्टेंस की वजह से। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे, अचानक से लाइन पे लग जाते हैं। अब ओम्स लॉ, साइमन ओम, ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से कोई कंडक्टर जब किसी सेल से कनेक्ट होता है तो करंट इसमें से फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पर क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सेम रहे तो इसमें कहा ना पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल दिया ना। अब या फिर वी सॉरी आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट भी ड्रॉ किया जाएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर से समझ सकते हैं आप इसे। आर क्या है, रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है वो कंडक्टर, ठीक है। अब R इक्वल्स टू V अपॉन आई, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो R इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को कहते हैं ओम, यूनिट उसकी ओम, ओमेगा से ओम बना है ये, वो जो आगे यूनिट बनी हुई है ओमेगा का साइन है, ठीक है। अब फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दो वायर्स अगर डिफरेंट मेटल्स के ले लें, सेम डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया दोनों बराबर हो, मोटाई दोनों की बराबर हो, तो ठीक है, विल नॉट हैव द सेम रेजिस्टेंस। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों वायर्स में रेजिस्टेंस सेम ऑफर हो, किसी में ज्यादा हो सकता है किसी में कम, जबकि उसकी मेजरमेंट्स आपने सेम ली थी तब भी। दूसरा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, when length of a conductor increase, number of collision जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड और ज्यादा करेंगे, ठीक है। यानी जब लेंथ बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और कोलिजन्स के लिए मौके भी, टकराव के लिए मौके और बढ़ेंगे, यानी लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब उसके में क्या है, लेंथ हो गया। तीसरी चीज है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब थिकनेस कंडक्टर की इंक्रीज करेंगे तो लार्ज एरिया होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ जाएगा, हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब डी पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जब टेम्परेचर मेटालिक वायर का इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, वाइब्रेंट स्टेट जो होती है आयंस की, और इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। थोड़ा सा और रहेगा वो भी देख लें। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, अभी पहले ये तो कंप्लीट करें। जो होल वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है क्राइसिस ऑफ एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस फेस कर ही रहा है, इसमें से कोई बचा नहीं है, ठीक है। Therefore, it is necessary to reduce the cost and amount of energy जो हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट और अमाउंट, है ना, उसको कंट्रोल करें हम। तो प्रोवाइड अस द वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसको आप मतलब आपने कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी यूज टू प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो हमें उसके लिए जो अकलमंद यूज है, सही यूज है एनर्जी का, इसको कहते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, called as efficient use of energy. Energy efficiency can be achieved by the development of technology and eco-friendly approach. दो जरिए से आप कर सकते हैं। Measures can be taken. कौन कौन से ले सकते हैं मेजर्स हम लोग उसमें बता रहे हैं। प्रॉपरली इंसुलेट करें होम को ताकि मेंटेन हो कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर घर के बने, ऐसा ना हो
कि एकदम खुले के चक्कर में बिल्कुल गर्म करने लगे, और ऐसा भी ना हो कि बंद रखें घर तो बिल्कुल ही ठंडा रहे। मॉडरेट टेम्परेचर घर में मेंटेन हो सके, ऐसा घर डिजाइन करें। इससे क्या होगा, एनर्जी कॉस्ट बचेगी हीट और उसमें कोल्ड करने में, विंटर और समर दोनों में। जो सनलाइट है हाउस में, ऐसा कौन सा कलर जो अच्छा भाई नहीं होते हैं घर अब सिटीज में तो जैसे भी आपको बनाना पड़ेगा, बट जहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस मिलता है तो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर है तो आपका घर ठंडा और गर्म दोनों दोनों हालत में कंफर्टेबल फील कराएगा। आपको एसी वगैरह की कम जरूरत पड़ेगी या कभी कभी पड़ेगी, तो एनर्जी बचेगी। ठीक है, जो सनलाइट का इस्तेमाल करें घर में अगर, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी थोड़ा इस तरह का घर बनाए जो शीशे वगैरह, जैसे सेकंड फ्लोर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें शीशा यूज कर सकते हैं ताकि घर में सनलाइट प्रॉपरली आए, तो आपको बल्ब जलाने की जरूरत कम पड़ेगी, अपने ऑटोमेटिकली एनर्जी सेव होगा। ठीक है, CFL का यूज करें, CFL की जगह अब तो LED आ गया है। ठीक है, LED CFL पहले इससे पहले वो लंबे लंबे रॉड नुमा बच्चे बल्ब चलते थे, वो CFL कहलाते थे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट्स थी वो। अभी जो चल रहा है LED है, लाइट इमिटिंग डायोड। इससे क्या होता है, कंजम्पशन एनर्जी का काफी हद तक कम हो जाता है। तो स्टार रेटेड अप्लायंसेस को हम यूज अगर करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो जाएगा। प्रॉपरली प्लेस्ड विंडोज और स्काईलाइट, इससे भी इलेक्ट्रिक यानी इसका कंजम्पशन एनर्जी का कम होता है। मॉडर्न कंप्यूटर कंट्रोल इंजिन्स कैन बी यूज्ड in vehicles to minimize consumption of fuel and weight of vehicles can also be minimized। व्हीकल का वजन भी कम किया जा सकता है जरूरत के एतबार से, है ना। कहीं कहीं जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंजन वगैरह हल्के कर सकते हैं। ठीक है, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है इसमें। एफर्ट शुड बी लेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, इस पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड टू यूज इको फ्रेंडली डिवाइस, और NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस फॉर सेंसिटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और क्या करें, लोगों को सेंसिटाइज भी करें, गवर्नमेंट एजेंसीज, है ना, कि वो लोग भी इस पर